जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विन क्लासेस में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इतिहास। इतिहास विषय में प्राचीन इतिहास, इसे एक नए तरीके से जानने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे बनने वाले प्रश्नों को भी जानेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इतिहास एक विषय नहीं बल्कि हमारे अतीत की खिड़की में दोबारा झांकने के एक मौके के रूप में। अतः हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मानव का विकास हुआ, किस प्रकार मानव ने आज जो है आधुनिक युग को प्राप्त किया, कैसे क्या चीज़ें हुई, उन पूरे को हम एक चित्रात्मक रूप से, चित्रों के तरीके से, मानचित्र के तरीके से, आसान तरीके से, ताकि जो हमें भूले नहीं, परीक्षा में भी हमें याद रहें, इस प्रकार जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अगले कड़ी में। इतिहास को अध्ययन करने के लिए उसे कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। इतिहास के कालखंड जो कि सामने इस प्रकार दिख रहे हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही हैं, समय रही हैं या दशाएँ रही हैं, उनके अनुसार इसका विभाजन किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल एक वह काल कहा जाता है कि जब मानव एकदम जानवरों की भांति रहता था, जंगलों में निवास करता था, वह साक्षर नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जब मानव पढ़ा लिखा तो था, उसने कुछ लिखा है, जैसा कि सिंधु सभ्यता में देखने को आपको मिलता है। भाव चित्रात्मक लिपि है, संकेतों के माध्यम से लिखा गया है, लेकिन किंतु उन्हें अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, डिकोड नहीं किया जा सका है कि वो लिखा क्या है, किस प्रकार की लिपि है, किस तरह की चीज़ें हैं। इसी क्रम में अगला काल है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव पूर्ण रूप से साक्षर हो चुका था और इसकी लिपि को पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। जैसे कि आधुनिक काल में तमाम आंदोलन हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, तमाम किताबें हैं, यात्रियों की यात्रा वृत्तांत है आदि आपको ऐतिहासिक काल में लिखे हुए मिलते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, हम जानने का प्रयास करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आपको इसमें एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी, पाषाण काल। पूरे उपखंड में पाषाण काल दिख रहा है। पाषाण से संबंधित है पत्थर, मतलब मानव इस समय पत्थर के औजार बनाता था, तो पाषाण से संबंधित, पत्थर से संबंधित है। जिस प्रकार से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल में इसे विभाजित किया गया है। तो आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस काल में मानव ने विकास के किस चरण को प्राप्त किया था, किस तरह से चीज़ें विकसित हुई थी। प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन में पूरा पाषाण काल की तरफ हम बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में आप देख पा रहे हैं जैसा कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय, एकदम प्राइमरी स्टेज ऑफ द हिस्ट्री इसको कहा जाता है। इतिहास का सबसे यहीं से इतिहास प्रारंभ होता है। मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। आदि मानव जो जंगलों में रहते थे, जिस प्रकार से ये हैं, आदि मानव कहा जाता था, जो भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, कभी पेड़ों पर तो कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में। इस तरह से मानव निवास करता था। आग की खोज इस समय में हुई थी। सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय थी कि मानव ने आग की खोज कर लिया था, आग जलाना सीख लिया था, तथा कुछ छोटे छोटे औजार भी विकसित करना सीख लिया था। जिस तरह से पत्थरों को काट कर उन्हें नुकीला बनाया जाता था, और इस नुकीले पत्थरों से जानवरों का शिकार करना, चीज़ों को काटना या फिर अपनी सुरक्षा करना, इस तरह की चीज़ें की जाती थी। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसी क्रम में पूरा पाषाण काल में याद रखने योग्य तथ्य आपको मुख्य है कि यह मानव का प्रारंभिक समय था। मानव को आदि मानव कहा जाता था, जो जंगलों में और गुफाओं में निवास करता था तथा भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था। आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल आपको टिक करना है। मानव ने कुछ औजारों को भी बनाना सीख लिया था इस समय। अगले क्रम की तरफ चलते हैं, मध्य पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी है, जैसा कि आपने देखा। उसी प्रकार से मानव आगे अब विकास के चरण में बढ़ेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस समय मानव छोटे आकार के हथियार बना लिए थे, जो पूरा पाषाण काल में प्रयास कर रहा था हथियार बनाने के, जैसे कुल्हाड़ी के जैसा नुकीला करना उसको, या फिर चोट जानवरों को दे मारने के लिए, काटने के लिए, इस तरह की चीज़ें, चीरने फाड़ने के लिए औजार बनाए गए थे, तो जिनका वो शिकार में प्रयोग करने लगा था। साथ ही इस समय नया काम हुआ था अंत्योष्ठी, शवों का अंतिम संस्कार। शवों का अंतिम संस्कार पहले मानव नहीं करता था, लेकिन इस समय शवों को दफनाना और जिस तरह से उनका अंत्येष्टि की जाती थी, दफनाने जलाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस तरह से प्रारंभ हो गया था मध्य पाषाण काल में। इसमें आपको दो मुख्य बिंदु याद रखना है कि अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार का काम शुरू हो गया था, तथा छोटे हथियार बना लिए थे मानव ने, जो शिकार में प्रयोग करता था। इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ। फिर आइए हम मध्य पाषाण काल के बाद अगले क्रम में चलते हैं। हमने क्या समझा? पूरा पाषाण काल में आग की खोज, मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि या शवों को जलाना, दफनाना, जो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम थे वो हो गए। मध्य पाषाण काल में आप देखते हैं कि इसके बाद आता है नव पाषाण काल, तीसरा। नव पाषाण काल को नव पाषाण काल या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस क्रम में मानव का विकास सबसे ज़्यादा इस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। यह एक क्रांतिकारी काल था, जिस समय मानव ने अस्थायी आवास बनाया। सबसे बड़ा काम इस समय हुआ, मानव एक जगह रहने लगा, बस्तियां बसाकर, गांव बसाकर, जैसे आज एक जगह मानव रहता है उस तरह से एक जगह मानव अस्थायी आवास बनाकर एक स्थान पर रहने लगा था। जब अस्थायी आवास निवास हो जाएगा उस तरह, तब मानव खेती करना और पशुपालन प्रारंभ करने लगा। यानी कि खेती और पशुपालन के सबसे ज़्यादा साक्ष्य आपको जो है पूर्ण रूप से विकसित साक्ष्य नवपाषाण काल, चाल्कोलिथिक युग में मिलेंगे। क्योंकि बिना अस्थायी आवास बनाए आप जैसा कि देख पा रहे हैं, खेती करना या पशुपालन करना संभव नहीं है। पहला पालतू जानवर मानव का था कुत्ता। कुत्ते को मानव ने पहला पालतू जानवर बनाया, तथा खेती में भी पहली खेती जौ की खेती उसने की, बाद में गेहूँ। ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। जौ और गेहूँ दोनों ऑप्शन देता है, आपको जौ टिक करना है। इसके बाद गेहूँ भी खेती की गई, लेकिन सबसे पहले जौ। खेती और पशुपालन के लिए चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार इस समय का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, अगर खेती की जाएगी तो माल को ढोना, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या खेती के सामान या अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें कुछ यातायात के साधनों यानी पहिए की तरह गाड़ी या बैलगाड़ी जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मानो उनको पहले तो अपने कंधे पर, पीठ पर लाद कर एक जगह से स्थान से दूसरे जगह ले जाया करता था। लेकिन जब पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ, जब खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ, तो यह एक क्रांतिकारी आविष्कार सिद्ध हुआ, जिससे कि बहुत विकास के सारे आयाम खुले। आज आप देख रहे हैं कि पहिया ही हमारे विकास की धुरी बन बैठी है। और जब अनाज होगा, खेती होगी, तो इसी समय एक प्रश्न और उठता है कि मन के बर्तन या घड़े जिसको बताते हैं, वो बनाए गए हैं, जिनमें उसको स्टोर किया गया कि अनाज जब खेती होना शुरू हो गया तो घड़े में स्टोर किया जाता था, जिन्हें मृद भांड भी कहा जाता है। मानव ने पहली बार मेहरगढ़ में, प्रश्न ये भी आता है कि खेती की तो कहाँ की, जिसमें मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व खेती करना प्रारंभ किया। मेहरगढ़ जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, किरथर पहाड़ियों के बगल में मेहरगढ़ एक स्थान है, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। पहले अखंड भारत जब था तो ये अपने देश में ही था। तो खेती के साथ साथ आप देख पा रहे हैं मन के बनाना, इस तरह से आवास बनाना, कुछ झोपड़ियाँ लगा लेना, इस तरह से टेंट बना करके रहना, इस तरह से टेंटों में अपना जीवन यापन मानव करने लगा था। आइए हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में याद रखना है, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है, कि मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता। फर्स्ट टाइम मानव ने कुत्ते का पालन किया था। दूसरा, सबसे पहली खेती जौ की। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव ने अस्थायी निवास बनाकर रहना प्रारंभ किया, नवपाषाण काल। आप टिक करेंगे। खेती के पहली बार कहाँ की गई? मेहरगढ़ में, जो कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, जो वर्तमान समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। अस्थायी आवास, पहला पालतू जानवर कुत्ता, जौ, पहिए का आविष्कार, मेहरगढ़। नवपाषाण काल से एक संदर्भ आप लगा ही सकते हैं। नव माने नया, नूतन। पाषाण काल, पाषाण काल में नई चीज़ों का आविष्कार, नई नई चीज़ें जो होती हैं, ज़्यादातर जो है वो आपको यहीं देखने को मिलेंगी। आइए हम अगले क्रम में चलते हैं, अगले खंड की तरफ। ताम्र पाषाण काल।
इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान है। ताम्र पाषाण काल में ताम्र और पत्थर दोनों का मेल हो गया है तो बन गया ताम्र पाषाण काल, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल का यह अंतिम चरण था लगभग। अब जब एक धातु, अब तांबा सुनने को मिल रही है आपको, ताम्र, तो जब तांबा धातु सुनने को मिल रही तो अब जाहिर सी बात है कि जब धातुओं की खोज हो जाएगी तो पत्थर का महत्व तो अपने आप कम हो जाएगा। इस क्रम में हम आगे देखते हैं, ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज ने मानव के विकास को पंख लगा दिया। जब हम पत्थर के धातुओं, पत्थर से बने हुए औजार बनाते थे, जब धातु हमारे पास नहीं थी, पत्थर को धातुओं के रूप में यूज करते थे, तो वो पत्थर काफ़ी नरम भी होते थे, टूट जाते थे। धातुओं के जैसे, लोहे जैसे या तांबे जैसे या कांसे या पीतल जैसे मजबूत नहीं हो पाते थे। जिस तरह से हमारे हथियार बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते थे, बहुत ही ज़्यादा कारगर नहीं होते थे, लेकिन तांबे की खोज की वजह से अब हमारे पास जो है बहुत सारे हथियार ऐसे बनने लगे, कुल्हाड़ी बनने लगी, जिस तरह से एक चाकू छुरी जो भी होती है, वो एक, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये हथियार बनाए जाने लगे कि जिनको हम एक लंबे अवधि तक इस्तेमाल में ला सकते थे। ये इस तरह से उस समय के मिले हुए पुरातत्व खोजों से तमाम हथियार आपको जो दिख रहे हैं। औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया, क्योंकि जब धातुएं आएंगी तो उद्योग धंधे विकसित होना शुरू हो जाएंगे। जो आगे चलकर आप देखते हैं कि सिंधु सभ्यता, जो एक शहरी सभ्यता बताते हैं, नगरी सभ्यता कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, में देखने को मिलता भी है। आइए हम अगले खंड की तरफ चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब अगला खंड है प्रश्नों का। पाषाण काल का अध्ययन आपने किया है, एक बार आप कहें तो फिर से रिवीजन, आप इसको एक नज़र, एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि पाषाण काल में किस प्रकार से हमने ताम्र पाषाण काल को देखा। ताम्र पाषाण काल में हमने देखा सिंधु सभ्यता, कैसे सिंधु सभ्यता के लिए तांबे की खोज हो चुकी थी, किस प्रकार से जो है तांबा धातु जो है प्रकाश में आती है। इसी प्रकार अगले खंड में हम देखते हैं कि इसके पहले हमने देखा था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में आपने पाया कि मानव अस्थायी आवास बना लिया, पहला पालतू जानवर कुत्ते को बनाया, पहली खेती जौ से प्रारंभ की, बाद में गेहूँ। पहिए का आविष्कार किया गया, मन के घड़े बर्तन बनाए गए, मृदभांड जिन्हें कहते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में 7000 ईसा पूर्व खेती करना प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान की बलूच में स्थित है। फिर इसी क्रम में आपने आगे देखा, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिर से आ जाएं। मध्य पाषाण काल में भी आपने देखा कि किस प्रकार से अंत्येष्टि या शव को जलाने का काम शुरू हो गया था। इसमें इस आगे जाते हैं तो पूरा पाषाण काल, आग की खोज जो एक क्रांतिकारी खोज के रूप में सामने आती है, और ये हमारे छोटे पत्थर के औजार इस तरह से हैं। तो इसी क्रम में आइए हम अगले प्रश्नों को, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार से हमने इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है क्लास में, ताकि आप देख पाएँ। ये प्रश्न UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डालने का ये आशय है कि कई बार अब ये देखने में आ रहा है कि बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न आजकल छोटी परीक्षाओं में या हर तरह की परीक्षाओं में, PCS के प्रश्न है तो टीचिंग में पूछे जाएंगे, टीचिंग के प्रश्न है तो और किसी परीक्षा में पूछा जा रहा है। प्रश्नों को एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा में रिपीट किया जा रहा है। तो आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। पहली बार जो है खाद्यान्नों की कृषि कब खेती की गई थी, खाद्यान्नों की, उसकी आप प्रश्न को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल। खाद्यान्न माने खेती के पहली बार साक्ष्य आपको हमने बताया था कि मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में मिले थे, जो नव पाषाण काल में। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नव पाषाण काल। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ये अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए पहले स्थान पर है गेहूं, जौ, यहाँ पर है फिर चावल, बाजरा। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो गेहूं में अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि गेहूं है कि जौ है, क्योंकि गेहूं ज़्यादा इस्तेमाल में होता है, जौ कम चलन में रहता है, तो हम अक्सर गेहूं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको हमेशा देखिए UPPCS प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था, माने किसकी खेती मानव ने पहले किया था। तो पहले स्थान पर जौ की खेती करता है, इसके बाद गेहूँ आता है, बाकी अन्य फसलें आती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं। आपने देखा कि भारत जब अखंड भारत था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है,
तो उसमें कहाँ पे खेती के पहले साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी मुंडीगाग। इसमें आप देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। सी ऑप्शन मेहरगढ़ दिया हुआ है जो पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पर बताया गया है कि खेती के पहले साक्ष्य आपको उपलब्ध होते हैं। खेती के पहले साक्ष्य मेहरगढ़ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आग की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आपने पहले ही पढ़ा था आग की खोज पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी सही होता है, हुई थी। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? आपने देखा कि मानव ने जब अस्थाई आवास बनाया तो अस्थाई आवास बनाने के बाद नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब एक जगह रहेगा तो खेती का काम करेगा। जब मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया तो एक जगह जब रहने के बाद हमने कुछ फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया, तो इन फसलों को काटने के बाद इन्हें ढोने के लिए हमें किसी न किसी गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्रम में मानव ने पहली बार जो है कि पहिए का आविष्कार किया। तो आइए, एक खेती नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, तो पहिए का आविष्कार भी आप यहाँ पे नवपाषाण काल समझेंगे। खेती, पशुपालन, पहिए का आविष्कार, इस तरह की चीज़ें नवपाषाण काल, ऑप्शन आप टिक करेंगे। अब हमारा शुरू होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम अगले वीडियो सेशन में जानेंगे कि कैसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में किस प्रकार से सिंधु सभ्यता और कैसे उसका विकास हुआ, कैसे फिर उसका विनाश भी होता है, सिंधु सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, किस प्रकार की सभ्यता थी, जिससे अक्सर परीक्षाओं में बहुतायत मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।